हम बात करने जा रहे हैं कि ये ब्लैकआउट पीरियड या कूलिंग पीरियड क्या है। ठीक है, तो ये शब्द हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के दौरान सुनने को मिलता है। गो लाइव से ठीक पहले और कटओवर के समय हमें कुछ समय के लिए ब्लैकआउट पीरियड मिलता है। 2 दिन, एक दिन छुट्टी का दिन भी हो सकता है और कुछ बिजनेस के लिए 4 या 5 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन वे कुछ खास मुख्य ट्रांजैक्शंस चुनते हैं जिन्हें उन्हें करना ही होता है। वे अपने पुराने सिस्टम में इन्हें रोक नहीं सकते। तो कुछ चीज़ों के लिए हमें भी योजना बनानी होती है, तो उन्हें अपना बिजनेस करने दें, फिर उसे मॉनिटर करें और फिर हमें उसे अपने सिस्टम में जोड़ना होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ मुख्य रूप से मैंने सैद्धांतिक जानकारी इकट्ठा की है कि हम कैसे समझ सकते हैं ये ब्लैकआउट पीरियड क्या है। अगर आप यहाँ देखें तो एक इम्प्लीमेंटेशन यानी एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में ब्लैकआउट पीरियड कटओवर फेज के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, जब पुराने सिस्टम जिसे रिप्लेस किया जा रहा है को बंद कर दिया जाता है और नया एसएपी सिस्टम काम संभाल लेता है। काम संभाल इस अवधि के दौरान सामान्य व्यापार संचालन अस्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं, क्योंकि पुराने सिस्टम में किसी भी नई ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होती और सभी व्यावसायिक गतिविधियां ये नए एसएपी वातावरण में सफलतापूर्वक माइग्रेट कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में पुराने सिस्टम से डेटा का स्थानांतरण और नए सिस्टम में उसका एकीकरण शामिल होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य सुचारू रूप से चलें। तो बिजनेस 1 दिन या 2 दिन का समय दे सकता है, इसलिए ज़्यादातर ऑपरेशंस 1 या 2 दिन के लिए रोक दिए जाते हैं और कुछ गतिविधियां हो जैसे कि वे ऑफलाइन करते हैं जिन्हें हमें अपने सिस्टम में जोड़ना होता है। तो इस तरह की प्लानिंग भी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट्स के आधार पर कुछ 2 दिन का समय देते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस को रोका नहीं जा सकता, उन्हें फिर भी चलाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बात करें, तो वे हमारे लिए 3 दिन तक रुक नहीं सकते, है ना? तो वे किसी खास समय पर शायद रविवार दोपहर 1-8 बजे से लेकर सोमवार की छुट्टी तक का समय दे सकते हैं। तो इसी तरह वे देते हैं, या फिर शनिवार रात 8 बजे से लेकर रविवार के अंत तक छुट्टी रहेगी और सोमवार सुबह 10 बजे तक हमें गतिविधि पूरी करनी होगी। तो दिन रात टीम कट ओवर करने, सभी ट्रांजैक्शंस अपलोड करने, आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी काम करेगी। ठीक है, आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन हम थोड़ा पहले भी कर सकते थे। कभी-कभी क्या होता है, ये डाउन टाइम, हम इसे कट जैसा शब्द भी कहते हैं। डाउन टाइम में भी पूरी सिस्टम इन गतिविधियों के दौरान कुछ तरह की गतिविधियों में पूरी तरह से बंद हो जाती है और बाकी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, है ना? तो आपको सभी टीमों के साथ समन्वय करना होता है। तो इस तरह की चुनौतियों का हमें समाधान करना होता है। तो ब्लैकआउट पीरियड की मुख्य विशेषताएं, अगर आप उस संक्रमण काल को देखें, तो ये संक्रमण काल क्या है? ये पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में बदलाव को दर्शाता है। तो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जो बदलाव है वही संक्रमण है। अभी पुराने सिस्टम पे काम चल रहा है, हम सब कुछ अपने क्वालिटी सिस्टम में कर रहे हैं, पहले डेवलपमेंट एंड क्वालिटी में। यहाँ तक कि जब हम प्रोडक्शन में तकनीकी गो लाइव के लिए आए, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें हमने रिग्रेशन टेस्टिंग पूरी होने के बाद शिफ्ट की, अगर पहले से अन्य कंपनियाँ इसका उपयोग कर रही थीं। अगर ये एक नया सिस्टम है, तो कोई समस्या नहीं है, हम सब कुछ तकनीकी रूप से शिफ्ट कर सकते हैं। बिज़नेस गो लाइव हम ठीक उसी दिन प्लान करेंगे जिस दिन हम इसे तय करेंगे। तो कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई नई बिजनेस ट्रांजैक्शन इस दौरान लेगेसी सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो उन 2 दिनों में वे अपने मौजूदा सिस्टम में कुछ भी पोस्ट नहीं करते, क्योंकि हम अपना सिस्टम उनके लिए लाइव उपयोग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर वे साथ नहीं चल पा रहे हैं तो हम मदद करते हैं। आईटी टीम कुछ एंट्रीज करने में मदद करेगी, जैसे कि 1 से 2 दिनों में बल्क पीओ या बल्क ट्रांजैक्शन बनाना। उस दौरान कुछ ऑप्शन हो सकता है ना? तो उस समय पर हम उनकी मदद करते हैं। डेटा माइग्रेशन, यही वह समय है जब अंतिम डेटा क्लीनिंग, वैलिडेशन और ट्रांसफर की गतिविधियां पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में होती हैं। तो मैं कई वीडियो में कटओवर के बारे में बता रहा था, है ना? तो डेटा माइग्रेशन प्रोग्राम्स को यूएटी के समय पहले से अच्छी तरह टेस्ट कर लेना चाहिए और तैयार रखना चाहिए। और डेटा क्लीनिंग हमें यूएटी के समय करनी होती है। कम से कम 80% डेटा बिजनेस द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर 100% भी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो डेटा क्लीनिंग, वेरिफिकेशन, ये सब बिजनेस को यूएटी के दौरान करना होता है। कौन सा डेटा अच्छा है या बुरा है? कोई भी बदलाव, जैसे यूनिट ऑफ मेजर बदलना, कुछ वैल्यूएशन क्लासेस बदलना या ग्रॉस वेट, नेट वेट बदलना, यूएटी से कट ओवर के समय तक ये बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो इन हिस्सों का ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ इस ब्लैकआउट पीरियड में डेटा माइग्रेशन का मतलब है कि हम सिर्फ डेटा अपलोड करने जा रहे हैं। तो इस समय पर अगर आप क्लीनिंग, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन आदि करना चाहते हैं, तो ब्लैकआउट पीरियड बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तो ये सारी जानकारी, ये सारी गतिविधियाँ वो पहले से ही काफ़ी पहले हो जाती हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, तो जब टेस्टिंग और वैलिडेशन की बात आती है, तो नए एसएपी सिस्टम के सही ढंग से काम करने और मेंटेन होने को सुनिश्चित करने के लिए कठोर टेस्टिंग और वैलिडेशन की जाती है। तो ये ब्लैकआउट पीरियड में एक पूरी तरह से सामान्य बिंदु है।
हम टेस्टिंग और वैलिडेशन आदि नहीं करते हैं। तो ब्लैकआउट पीरियड में जाने से पहले हमें ये करना होता है। तो यही मुख्य विशेषताएं हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसे कैसे तैयार करना है और वे चीज़ें कैसे करनी है। व्यापार पर प्रभाव। हालांकि ब्लैकआउट पीरियड सुचारू ट्रांजिशन के लिए आवश्यक है, यह अस्थायी रूप से व्यापार संचालन को बाधित कर सकता है। सिर्फ 1 दिन या 1.5 दिन का व्यापार, जैसा कि योजनाबद्ध शटडाउन होता है, उसकी योजना बनानी पड़ती है। इसी वजह से वे ऐसी तारीख चुनते हैं जब कोई सार्वजनिक अवकाश हो या सप्ताहांत हो, ताकि कम गतिविधियां हों और वे इसे रोकने का प्रबंधन कर सकें। तो इस तरह की चीज़ों की भी वे योजना बनाते हैं। तो ब्लैकआउट पीरियड का महत्व क्या है? ये एक स्वच्छ डेटा माइग्रेशन है। ये डेटा को लेगेसी सिस्टम से एसएपी में स्वच्छ और नियंत्रित तरीके से माइग्रेट करने की अनुमति देता है। तो जो भी डेटा है, सब कुछ ठीक से तैयार किया गया है, वह ब्लैकआउट पीरियड के दौरान अपलोड किया जाएगा। तो व्यवधानों को न्यूनतम करें। संक्रमण की एक समर्पित अवधि होने से ये डेटा में असंगतियों और त्रुटियों के जोखिम को कम करता है, जो तब हो सकती हैं जब दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हों। तो क्या होता है, कोई उस फ़ोन को ले लेता है, ये 3 पीओ पुराने सिस्टम में दर्ज किए गए और 2 पीओ वर्तमान सिस्टम में बनाए गए। फिर इससे भ्रम पैदा हो सकता है और शायद 5 पीओ फिर से इस नए सिस्टम में बनाए जाएंगे। तो विक्रेता को एक ही सामग्री के लिए 2 खरीद आदेश मिलेंगे, एक ही मात्रा के लिए 2 इनवॉइस बनाए जाएंगे। तो इस तरह के व्यवधानों से बचने के लिए हम ये ब्लैकआउट अवधि रखते हैं, ताकि केवल एक ही सिस्टम सब कुछ करने के लिए तैयार रहे, ऑनलाइन में बिना पुराने सिस्टम पर कोई प्रभाव डाले। सिस्टम की तत्परता सुनिश्चित करें। ये नए सिस्टम के लिए पूरी तरह से परीक्षण और सत्यापन के लिए अंतिम अवसर प्रदान करता है। तो सिस्टम यह एक अंतिम अवसर प्रदान करता है, ब्लैकआउट अवधि, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम सिस्टम की तत्परता कैसे बनाएंगे, ये जांचने के लिए कि सभी कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से स्थानांतरित हुए हैं या नहीं। हमारे पास ब्लैकआउट अवधि में कट ओवर करने से पहले एक चेकलिस्ट होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सारी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ पूरा हो गया है, मास्टर डेटा स्थानांतरित हो गया है और क्लाइंट विशिष्ट चीज़ें भी आपको पूरी करनी हैं। अन्यथा यदि आप नंबर रेंज बनाए बिना अपलोडिंग शुरू करते हैं, तो ब्लैकआउट अवधि से पहले अगर मौका मिले, अगर वर्तमान में कोई सिस्टम नहीं है, तो ये ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन और प्रोग्राम्स को पहले से ही स्थानांतरित कर सकते हैं। ब्लैकआउट अवधि मान लीजिए उदाहरण के लिए 26 अगस्त से 28 अगस्त तक है, लेकिन आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ अगस्त के पहले सप्ताह में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। फिर प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ 15 अगस्त 20 अगस्त तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 20 तारीख तक हम क्लाइंट स्पेसिफिक सेटिंग्स जैसे नंबर रेंज या पार्टनर प्रोफाइल मेंटेनेंस की गतिविधि पूरी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें 15 या 20 अगस्त तक पूरी की जा सकती हैं। तो हमारे पास 6 और दिन हैं, ताकि अंतिम सफाई, सत्यापन और मास्टर डेटा अपलोड्स किए जा सकें। तो यह शांतिपूर्ण था, लेकिन मुख्य चुनौती तब आती है जब पहले से ही उस सिस्टम में अन्य कंपनियां उपलब्ध हों। उस समय ये बहुत संवेदनशील हो जाता है कि हम कुछ प्रोग्राम्स को पहले से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अन्य चीज़ों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अवधि क्या है? अब ब्लैकआउट पीरियड की लंबाई दिनों से लेकर हफ्ते तक भिन्न हो सकती है। ठीक है, मेरे अनुभव में ज़्यादातर 2 दिन 3 दिन इसी तरह हमने ब्लैकआउट पीरियड देखा है। यहाँ तक कि एक प्रोजेक्ट में तो ये 1 दिन भी नहीं था। तो उन्होंने शनिवार रात से लेकर सोमवार सुबह 8-1 बजे तक का समय दिया था कि ऑपरेशंस एसएपी में शुरू हो जाने चाहिए। इसी तरह हमने उसे मैनेज किया। इसलिए ब्लैकआउट पीरियड को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और संचार आवश्यक हैं। सभी हितधारकों को नियोजित डाउनटाइम और व्यापार संचालन पर उसके प्रभाव के बारे में पहले से अच्छी तरह सूचित करना चाहिए। तो हमें सूचित करना होता है। अन्यथा वे कुछ अनुबंध कर्मचारियों को कुछ गतिविधियां करने के लिए योजना बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है, और साथ ही सदस्यों को भी सूचित किया जा सकता है कि वे अपनी छुट्टियों या किसी अन्य चीज़ की योजना उस समय के दौरान बना लें। तो कुल मिलाकर ब्लैकआउट अवधि एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण चरण है। हालांकि इसमें अस्थायी व्यवधान होते हैं, लेकिन यह नए एसएपी सिस्टम में सफलतापूर्वक संक्रमण के लिए आवश्यक है और डेटा की अखंडता तथा सिस्टम की तत्परता सुनिश्चित करता है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको उस ब्लैकआउट अवधि के बारे में अच्छी समझ मिली होगी, जिसे मैंने अपने कट ओवर पीरियड की बातों में समझाया था। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे परीक्षण और सत्यापन आदि। ये कुछ इस तरह है, एक उच्च स्तरीय वाक्य में समझना कि प्रोग्राम और डेटा वैलिडेशन सब कुछ ठीक था या नहीं। बस त्वरित जांचें। हम उस कम समय में एंड टू एंड टेस्टिंग नहीं करने जा रहे हैं। ब्लैकआउट अवधि के दौरान हमारा मुख्य फोकस मास्टर डेटा अपलोड करना और कट ओवर डेटा को पूरा करना होगा, जैसे कि सभी खुले पीओ, खुले सेल्स ऑन ऑर्डर और यदि कोई अन्य खुले संबंधित वित्तीय कार्य हों। सब कुछ तैयार होना चाहिए, ताकि व्यवसाय सोमवार सुबह 8 बजे के बाद अपने कार्य कर सके, वे आकर अपनी गतिविधियां कर सकें।
तो यही योजना बनाई गई है। मुझे उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपके लिए सहायक होगा और मैं हमारे ब्लॉग्स का उपयोग करके कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर से ब्लॉग लिखना शुरू किया है, तो और भी ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं कभी कभी ब्लॉग लिख रहा था, लेकिन अब मैं और भी ब्लॉग शुरू करने की योजना बना रहा हूँ, ताकि हम अपने वीडियो के लिए भी ऐसे ही ब्लॉग का उपयोग कर सकें, जिससे आप दस्तावेज़ भी देख सकें। क्योंकि युडमी में आपको दोनों दस्तावेज़ और वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यूट्यूब पर आप केवल वीडियो ही देख सकते हैं। तो कई बार लोग मुझे मैसेज करते हैं कि वे पूछते हैं, वो दस्तावेज़ कहाँ मिल सकता है जो आपने वीडियो में इस्तेमाल किया था। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अपने ब्लॉग्स का इस्तेमाल वीडियो बनाने के लिए करूँ, तो आप आकर वहाँ पढ़ सकते हैं। ये भी आपके लिए मददगार होगा। तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद स्थिति है, और साथ ही ब्लॉग भी बहुत सारे नए लोगों तक पहुंचेगा। वहाँ बहुत सारे दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, कृपया आकर देखें। और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं जिन्हें आप एक्सेल कौशल, सामान्य वीडियो, नवीनतम यूट्यूब, एस4हाना, आईडॉक्स, हैंडलिंग यूनिट मैनेजमेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो भी विषय आप सीखना चाहते हैं, बस आइए, श्रेणी चुनिए और उसे देखिए। एक बार फिर आपके समय के लिए धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत वीडियो ने आपको एक अच्छी और स्पष्ट समझ दी है।